बेसिकली इंटरवेंशन क्या पद्धति है और हमारा सेंटर इन चीज़ों में अलग क्यों है, यह मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा सेंटर अलग इस तरीके से है कि हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें डायग्नोस करके एक ही जगह मैनेज की जाती है। इंटरवेंशनल प्रोसीजर एक ही जगह होते हैं। हमारी टीम समय के साथ डेवलप की गई है, सभी लोग उसी के हिसाब से ट्रेंड है। हमारे यहाँ पे एक ही जगह पे ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, सी आर्म फ्लोरोस्कोपी की व्यवस्था है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मशीन की व्यवस्था है। हमारे पास अपना एक एनेस्थीसिया मशीन है, सारे बेड मॉनिटर्ड हैं, मॉनिटरिंग की अलग व्यवस्था है। जो भी मरीज को इमरजेंसी की व्यवस्थाएं लग सकती है वो भी हमने अरेंज की हुई है। इसके अलावा जिस बीमारी का इलाज करना होता है इंटरवेंशन में, उसमें इंटरवेंशन एक तरह का एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम उस जगह को आइडेंटिफाई करते हैं सी आर्म फ्लोरोस्कोपी में या अल्ट्रासाउंड में निडल के द्वारा। निडल जब एक टारगेट पर पहुंच जाती है तो हम वहाँ पे कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवा डालने के पहले उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स वही है। अगर सी आर्म फ्लोरोस्कोपी में कर रहे हैं तो हम एंजियोग्राफी वाली डाई ओमनीपेक डाल के देखते हैं, जिससे कि हमें न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एकदम आइडेंटिफाई हो जाते हैं क्लियर जाते हुए कि ये L4 रूट है, ये L5 रूट है और उन नसों को हमें ब्लॉक करना है या उन नसों की हमें सूजन उतारना है, तो हम वहाँ पे दवा डालते हैं, अपनी मेडिसिन का उपयोग करते हैं। और इसी तरह से अल्ट्रासाउंड में हम स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे डालते हैं। इसमें दूसरी चीज़ें होती है कि हम इसमें गाइडेड प्रोसीजर्स के कारण से हम काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जैसे कुछ जगह ब्लाइंड एपिड्यूरल्स प्रैक्टिस किए जाते हैं बैक पेन के लिए, जो कि मतलब कई सारी स्थितियों में कुछ लोग बोलते हैं कि इंजेक्शन से पैरालिसिस हो जाता है, ऐसा हो सकता है। तो काफ़ी सारी संभावनाएं होती हैं अगर वो अनगाइडेड है तो। पर जब गाइडेड होते हैं तो अपन इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि हमें वास्कुलर स्प्रेड अलग दिखता है, इंट्राथिकल स्प्रेड अलग दिखता है, कोई नस में दवा जा रही है तो अलग दिखती है, कोई आर्टरी में जा रही है तो अलग दिखती है, कोई स्पाइनल कॉलम में जा रही है तो अलग दिखती है। उन सब का डाई पैटर्न होता है और उन सबको हम आइडेंटिफाई करके जब हम सबसे सही जगह होते हैं तो हम उस जगह इंजेक्शन डालते हैं। तो ये एक सिंपल इंजेक्शन नहीं है, इस इंजेक्शन में एक बड़ी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, इसलिए इस इंजेक्शन को इंटरवेंशन बोला जाता है। और इसको केवल इसी में ट्रेंड आदमी ही कर सकते हैं, एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है। ये एक इंटरवेंशन की बात हुई। और इसको मैं अगर डिजीज़ से जोड़ता हूँ तो डिजीज़ अगर अपन हेड से नेक टो की तरफ चलते हैं तो हम सबसे पहले ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के इंटरवेंशन करते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में क्या होता है कि मरीज को एक साइड चमक वाला दर्द होता है, चेहरे में चमक चलती है, हवा से दर्द होता है, ठंडी हवा लगती है तो बहुत ज़्यादा चमक वाला दर्द उठता है, खाना नहीं खा पाता है मरीज। कई बार तो मरीज अपने सारे दांत निकला के आता है एक साइड के कि भाई दांत के कारण दर्द था, पर वो वैसा होता नहीं है। मरीज को ट्राइजेमिनल की चमक वाला दर्द है जिसको दांतों के दर्द से कन्फ्यूज़ होकर कई बार दांत निकल चुके होते हैं। इन मरीजों के लिए जबकि एक ये मेडिकल मैनेजमेंट की अवस्था को पार कर चुके होते हैं, जहाँ पे ये ड्रग का डोज टॉलरेट नहीं कर पाते या उससे ज़्यादा दवाइयाँ बढ़ाई नहीं जा सकती, तो उसमें एक इंटरवेंशनल प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जो कि चेहरे में ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े के लिए काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है। पर जब ये दर्द आँखों के पीछे जाता है तो उसके लिए वो प्रोसीजर बदल के हो जाता है बलून कंप्रेशन, जो कि एक परक्यूटेनियस प्रोसीजर है और हम रूटीनली करते हैं। इस तरह के सारे दर्द को मैनेज करने के लिए हम टोटली इक्विप्ड हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के बारे में बात थी मेरी। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो इसी तरह का एक प्रोसीजर होता है सर्वाइकल एपिड्यूरल इंटरवेंशन, जो बेसिकली गर्दन के दर्द जब भी हाथों में जाते हैं, कोई भी रेडिकुलर पेन है तो ये एपिड्यूरल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पर जब हम उनको गाइडेड करते हैं तो उसका इफेक्ट भी बढ़ता है और साइड इफेक्ट होने की या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना क्षीण हो जाती है, नगण्य हो जाती है। सर्वाइकल एपिड्यूरल एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिमाग से मोटी नस जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं वो नीचे आ रही होती है, तो उसको बहुत सावधानी से करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर हम और देखते हैं तो कुछ स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक होते हैं CRPS के लिए, T1 T2 इंजेक्शंस होते हैं वो भी CRPS के लिए होते हैं अगर हाथ में दर्द जा रहा है तो। कुछ कैंसर पेन के इंटरवेंशंस होते हैं जो हम एब्डोमिनल के लेवल पे करते हैं, जैसे किसी को गाल ब्लैडर का कैंसर है, किसी को पेनक्रियास का कैंसर है, किसी को आंतों का कैंसर है, गायनिक कैंसर है। तो हर कैंसर के हिसाब से अलग अलग इंटरवेंशंस होते हैं जो किए जाते हैं। कुछ सिंपैथेटिक ब्लॉक्स होते हैं जो उसके लिए टारगेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम केमिकल न्यूरोलिसिस के द्वारा ब्लॉक करते हैं, जिसके बाद कि मरीज को दर्द में लाभ होता है। कुछ टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट को इंट्राथिकल या एपिड्यूरल मेडिसिन भी दी जा सकती है, जिससे कि उनका मॉर्फिन का डोज काफ़ी कम हो जाता है और मॉर्फिन के साइड इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। इसी तरह कमर दर्द में अगर बात की जाए, वर्टिब्रल फ्रैक्चर में बात की जाए, तो वर्टिब्रल फ्रैक्चर के पेशेंट को अमूमन प्रोटोकॉल होता है कि 21 दिन के लिए बिस्तर पे लेटना है, पूरा बेड रेस्ट करना है। अगर आगे झुकेंगे तो कमर में पीछे का टुकड़ा हड्डी का फंस सकता है, लेटिन पेशाब की समस्या हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। ऐसे मरीज जिनको कि वर्टिब्रल फ्रैक्चर है उनको हम
निडल के द्वारा फ्रैक्चर वाले हिस्से में सीमेंट भरकर लाभ पहुँचाते हैं। मरीज अगले दिन चल सकता है, सारी एक्टिविटी कर सकता है, जो कि काफ़ी लाभकारी होता है। तो ये छोटे छोटे इंटरवेंशंस हैं जो मरीज की मोर्बिडिटी काफ़ी कम करते हैं। इसी में अगर आप आगे और प्रोसीजर पे जाएं तो कई बार इन वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स के मरीजों को फिक्स करना पड़ता है, पूरी ओपन सर्जरी करके 4 स्क्रू ऊपर 4 स्क्रू नीचे डाल के पूरा फिक्स किया जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए समय पे इलाज लेना ज़रूरी होता है। इसी में एक इंटरवेंशन से हट के हमें उसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी मैनेज करना होती है, उससे ज़रूरी दवाइयाँ भी देना होती है। अगर वो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है तो उसके हिसाब से ट्रीट करना होता है। तो सारी चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि पेशेंट वर्टिब्रल फ्रैक्चर का है तो हम केवल वर्टिब्रल फ्रैक्चर ठीक करेंगे, उसके होने वाले कारणों की भी जांच की जाएगी और वो कारण अगर मॉडिफाइबल हैं तो उनके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। और ये होना भी चाहिए कि भाई कोई भी बीमारी रास्ते चलते नहीं होती, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो कारणों का इलाज होगा तो वो बीमारी बार बार नहीं होगी। तो कई पेशेंट ऐसे भी देखने में आते हैं कि एक ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद वो फिर अगले साल दूसरा ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर लेके आते हैं, क्योंकि पुराने फ्रैक्चर के मैनेजमेंट में ऑस्टियोपोरोसिस का ध्यान नहीं किया होता। तो इन चीज़ों का ध्यान देने के लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन लगते हैं, वो मरीज को प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं। तो सभी पेशेंट चाहते हैं कि उनकी स्थिति उन्हें पता हो। अब वर्टिब्रल फ्रैक्चर से हट के अगर हम नीचे बैक पेन शियाटिका पे आते हैं तो बैक पेन शियाटिका के लिए अधिकतर जो 80-90% पेशेंट होते हैं वो सर्जरी से बच जाते हैं अगर वो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट की सही विधाओं से गुजरे। मरीज का सबसे पहले पेन जनरेटर आइडेंटिफिकेशन होता है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कोई अगर मोटर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो कि कंसिस्टेंटली पेशेंट को प्रॉब्लम दे रहा हो, तो मरीज को कुछ इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं, जैसे कि लेटरल रेसेस इंटरवेंशन है, सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक है। सारे इंटरवेंशन गाइडेड होते हैं, इसलिए इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होती है, जिनसे कि मरीज को लाभ पहुंचता है। और इवन आज के ज़माने में एक जो टारगेटेड इंटरवेंशंस अगर बोला जाए तो उसमें हम स्पाइन एंडोस्कोपी को नहीं भूल सकते, जो कि एक परक्यूटेनियस प्रोसीजर है। इसमें हम कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, ये केवल लोकल एनेस्थीसिया है, सेंसरी एपिड्यूरल में होता है। जहाँ की पेशेंट को मोटर डेफिसिट है या कुछ ऐसे सिम्टम्स बढ़े हुए जहाँ पे नॉर्मल इंटरवेंशन काम नहीं करते हैं या काम करने के बाद दोबारा दर्द आता है, तो केवल एक छोटे पेन जितने चीरे से, मतलब 7 मिलीमीटर के चीरे से सारा डिस्क का फ्रेगमेंट बाहर निकाला जा सकता है, सभी न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को फ्री किया जा सकता है और मरीज को सेम डे या नेक्स्ट डे घर भेजा जा सकता है।